गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर ज्योति आपका साइंस कैटलिस्ट पर जूलॉजी की जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है उसमें सभी का मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी के लिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने सीरीज के थ्रू जो स्टार्ट किए थे, तो इसमें हमने थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम जो हमारी फर्स्ट यूनिट आती है, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही यूनिट हमारे अप्लाइड जूलॉजी इट मींस जो कि कल्चर से रिलेटेड यूनिट है, तो उसके हम एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे ये हमारा जो यूनिट फर्स्ट है उसका सिलेबस है, जिसमें हमारे पास क्या आता है। फर्स्ट आता है आपका सेरिकल्चर, सेकंड जो हमारा आता है लेग कल्चर मतलब सेरिकल्चर, जिसमें हम क्या करते हैं, रेशम कीट का पालन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लेग कल्चर, जिसमें हम लाख संवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एपीकल्चर, जिसमें हम मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है ये आपके 2 यूनिट में कवर हो रहा है। एपीकल्चर में हम क्या पढ़ते हैं, जो हनी बी है उसका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा आता है प्रॉन कल्चर। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये यूनिट आपकी बहुत एक इजी यूनिट कह सकते हैं। और इस यूनिट में बहुत सारे आप जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इजी गोइंगली आप अपने मार्क्स को बहुत अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी सिल्क वर्म। जैसे कि आपको पता है कि जो रेशम कीट यानी कि रेशम थ्रेड को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशम कीट का पालन करते हैं। और उस रेशम कीट के पालन को ही हम क्या कहते हैं, सिल्क कल्चर या सेरीकल्चर बोलते हैं, रेशम कीट पालन कहते हैं। तो वो जो किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, सिल्क वर्म के थ्रू किया जाता है। और वो सिल्क वर्म कौन सा है हमारा, वो आता है बॉम्बिक्स मोरी। तो जैसे हम कहें कि यहाँ पर आता है, इसे हम क्या कहते हैं, मलबरी सिल्क वर्म। तो सेरीकल्चर की जब हम बात करते हैं, तो जो हम अगर हम कहें ये किसके मेंबर हैं, ये ऑर्थोपोडा, जो हमारे कहते हैं कि ऑर्थोपोडा इनवर्टिब्रेट का एक लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। और इसके मेजॉरिटी ऑफ मेंबर हमारे लिए यूजफुल भी है तो हार्मफुल भी है। तो यूजफुलनेस में अगर हम कहें तो सिल्क वर्म एक बहुत यूजफुल मेथड कह सकते हैं, वर्म है हमारे लिए, क्योंकि ये क्या डेवलप करता है, इसके थ्रू हम रेशम कीट का पालन करते हैं। अब ऑर्थोपोडा में भी ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है वर्ग इंसेक्टा। यहाँ पर आपको जो इसका बॉम्बिक्स मोरी है, इसका नॉर्मल क्लासिफिकेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो ये फाइलम किससे, ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्या आता है, इसका वर्ग इंसेक्टा आता है। और अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद ये किसमें, इसकी जो फैमिली है, इसका जो जीनस है वो हमें पता होना चाहिए। अब इसकी जो फैमिली है, इसमें 2 फैमिली आती है, एक आता है बॉम्बिसिडी एंड सेटर्निडी। तो यहाँ पर जो बॉम्बिक्स मोराई है वो किसका आता है, बॉम्बिसिडी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसे मलबरी सिल्कवर्म क्यों कहा जाता है, ये मलबरी इट मींस शहतूत की पत्तियों को भी खाता है। जैसे कि अगर हम हमारे सिलेबस को देखें तो यहाँ पर सेरीकल्चर के साथ क्या लिखा हुआ है, मॉरिकल्चर। तो मॉरिकल्चर का मीनिंग क्या होता है, मॉरिकल्चर का मीनिंग है कि मलबरी, मलबरी इट मींस शहतूत के पेड़ों का भी कल्चर किया जाता है। अब शहतूत के पेड़ों का कल्चर क्यों किया जाता है कि ये जो हमारा बॉम्बिक्स मोरी है, ये किसका
फूड के रूप में किसको लेता है? ये शहतूत की पत्तियों को फूड के रूप में खाता है। तो इसी के लिए जब सेरीकल्चर किया जाता है तो सेरीकल्चर के साथ साथ क्या किया जाता है? मॉरीकल्चर भी किया जाता है कि जो बॉम्बिक्स मोराई है उसको खाने के लिए मलबरी यानी कि शहतूत की पत्तियों की भी जरूरत होती है। तो पहले क्या किया जाता है? मॉरीकल्चर, इट मींस पहले शहतूत के पेड़ों को ग्रो किया जाता है एंड देन क्या किया जाता है? बॉम्बिक्स मोराई का कल्चर किसके थ्रू? सेरीकल्चर के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि जो शहतूत रेशम कीट है किस पर भोजन करता है? जैसे कि अभी हमने बात करी कि जो शहतूत यानी कि इसका नाम क्या है? मलबरी सिल्कवर्म। तो ये किसको खाता है? ये खाता है शहतूत के पत्तों को, मलबरी की लीव्स को। लेकिन जैसे हमने कहा कि जो सिल्क वर्म है, यहाँ पर दो जो फैमिलीज हैं ऑर्थोपोडा में, जो हाइमेनोप्टेरा है, गण हाइमेनोप्टेरा। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो हमारा सेरीकल्चर में रेशम का जो कीट आता है, इसके हम क्लासिफिकेशन को अगर देखें तो यहाँ पर आता है इसका फाइलम। फाइलम क्या है इसका? ऑर्थोपोडा। ठीक है। और अगर हम कहें तो इसकी क्लास क्या आती है? क्लास आती है इसकी इंसेक्टा। यानी कि ये संघ ऑर्थोपोडा के वर्ग किसका? इंसेक्टा का जीव है। ठीक है। और इसके साथ अगर हम कहें तो इसका जो ऑर्डर आता है, यानी कि जो इसका गण है, ऑर्डर क्या है इसका? ये आपके आता है हाइमेनोप, जो टेरा है उसका मेंबर है, सॉरी लेपिडोप्टेरा। फाइलम ऑर्थोपोडा, वर्ग इंसेक्टा एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये किसका है? लेपिडोप्टेरा का मेंबर है। तो इसी की दो फैमिली, यानी कि लेपिडोप्टेरा के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आती है? दो फैमिली है। कौन कौन सी? बॉम्बिसिडी एंड सेटर्निडी। बॉम्बिसिडी में जो कल्चर किया जाता है वो किसका किया जाता है? मलबरी सिल्क वर्म का, इट मींस बॉम्बिक्स मोरी का। तो फैमिली में जो आती है वो आती है बॉम्बिसिडी एंड सेटर्निडी। बॉम्बिसिडी का जो मेंबर है वो बॉम्बिक्स मोराई है। और अगर हम सेटर्निडी की बात करते हैं तो इसमें एंथेरिया पैफिया, एंथेरिया ओसिमम, ये अलग जो स्पीशीज आती हैं वो दूसरी क्या करती हैं? वो भी सिल्क कल्चर में यूज की जाती है। लेकिन जो बॉम्बिक्स मोरी है वो किसको फूड के रूप में यूज करता है? वो यूज करता है मलबरी लीव्स को, यानी कि शहतूत की पत्तियों को। वहीं अगर हम बात करते हैं तो जो नेक्स्ट अगर हम कहें जो फेलिसिया ओसिमम है, ये क्या करता है? ये खाता है अरंडी की पत्ती को, यानी कि कैस्टर लीव्स को है, यानी कि। और अगर हम कहें जो ओक है, ये कौन खाता है? एंथेरिया जो होती है वो ओक की पत्तियों को खाता है। तो यहाँ पर जो अलग अलग सिल्क वर्म है वो अलग अलग प्लांट्स की लीव्स को एज अ फूड के रूप में क्या करते हैं? यूज करते हैं। लेकिन बॉम्बिक्स मोरी जो है, जिसको हम क्या कहते हैं? मलबरी सिल्क वर्म कहते हैं, वो किसको? मलबरी की लीव्स को फूड के रूप में यूज करता है। नेक्स्ट आता है आइडियल वाटर फॉर प्रॉन कल्चर। जैसे कि अगर आप इस यूनिट में देखते हैं कि सेरीकल्चर, लेक कल्चर, हनी बी कल्चर एंड प्रॉन कल्चर भी आता है। तो यहाँ पर प्रॉन कल्चर की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में पेलीमोन या झींगा मछली भी कहते हैं,
तो ये क्या है, ये वाटर एक्वेटिक एक एनिमल है और इसका कल्चर कहाँ किया जाता है, पानी में किया जाता है। तो इसके लिए जो आइडियल वाटर आता है वो कौन सा आता है, ब्रैकिश वाटर, क्योंकि ये एक ऐसी वैरायटी है जो कि खारे पानी में भी और मीठे पानी में दोनों में क्या हो सकती है, कल्चर की जा सकती है। लेकिन एक वेल डेवलप साइज का अगर हम प्रॉन कल्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो कौन सा होता है, ब्रैकिश वाटर होता है। ब्रैकिश इट मीन्स जिसमें सेलिनिटी ज्यादा हो, जिसमें थोड़ी सी लवणों की मात्रा ज्यादा हो, वो पानी किसके लिए, प्रॉन के कल्चर के लिए एक आइडल वाटर कहा जा सकता है। नेक्स्ट आता है, किस रेशम को जंगली रेशम कहा जाता है। जैसे जो बॉम्बिक्स मौरी है उसको क्या कहा जाता है, मलबरी सिल्क वर्म कहा जाता है। इसी तरीके से टसर सिल्क यानी कि जो एंथेरिया स्पीशीज सेटर्निडी में आती है, सेटर्निडी में एंथेरिया पेपिया जो होता है वो किस तरीके का, उसके थ्रू जो रेशम मिलता है उसको हम टसर सिल्क कहते हैं। लेकिन इसको जंगली रेशम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वैरायटी है सिल्क वर्म की, ये एक वाइल्ड वैरायटी है। इट मींस नेचर में ये कैसी है, वाइल्ड वैरायटी है जिसका कल्चर बहुत इजीली नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जंगली रेशम कहा जाता है। नेक्स्ट, कोकून इज फॉर्म ड्यूरिंग, यानी कि अगर हम सिल्क वर्म की बात करते हैं तो जो रेशम का कीट होता है ये क्या करता है, ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। इसके लाइफ साइकिल में अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल में कौन होता है, फीमेल होती है, मेल होती है। ये दोनों किस पर, ये दोनों मलबरी की जो लीफ होती है इस लीफ को एज अ फूड के रूप में यूज करते हैं, फूड के रूप में खाते हैं। और खाने के बाद जब इस पर मलबरी की ही पत्तियों पर किसका डेवलपमेंट होता है, एग्स डेवलप होता है। और फिर ये एग जो होता है वो किसमें डेवलप हो जाता है, ये डेवलप हो जाता है इसके जो लार्वा है उसमें। इसका जो लार्वा है इसको हम क्या बोलते हैं, इस लार्वे को कहा जाता है कैटरपिलर। मलबरी जो बॉम्बिक्स मौरी है इसका लार्वा क्या बोला जाता है, कैटरपिलर बोला जाता है। और इसके अंदर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इसकी बॉडी में कितने होते हैं, 12 सेगमेंट होते हैं। 12 खंडों से क्या होता है, इसकी बॉडी डेवलप होती है। ये अपने लाइफ साइकिल में कम से कम 4 टाइम, 4 बार क्या करता है, मोल्टिंग करता है। इट मीन अपनी जो स्टेज होती है लार्वा स्टेज को क्या करता है, एनहेंस करता है, बड़ा करता है। तो उसमें 4 बार मोल्टिंग पाई जाती है। और उस मोल्टिंग के बाद ये क्या करता है, यानी कि उस मोल्टिंग ड्यूरेशन में ये कोकुन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये क्या है, कोकुन है। तो जो कोकुन है वो किस स्टेज में बनता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लार्वा स्टेज होती है उस स्टेज में जो बॉम्बिक्स मोरी है उसके थ्रू क्या बनाया जाता है, कोकुन बनाया जाता है। अब यहाँ पर हम कहें कोकुन है क्या, तो जो कोकुन है ये जो कैटरपिलर है ये अपने सेल्वरी ग्लैंड से, यानी कि अपनी जो लाल ग्रंथियां होती हैं उनसे सलाइवा सिक्रेट करता है और खुद की बॉडी के ऊपर क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर को डेवलप करता है इस तरीके से। तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं, अपने हेड को राउंड एंड राउंड टर्न करके पूरी बॉडी को कवर कर लेता है और इस तरीके से क्या डेवलप कर लेता है, एक शील्ड डेवलप कर लेता है। उस शील्ड को हम क्या कहते हैं, कोकुन कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा बिल्कुल आता है कि जो कोकुन होता है वो किस स्टेज में डेवलप होता है, वो लार्वा स्टेज में डेवलप होता है। कोकुन से जब इसको बाहर आना होता है दैट टाइम ये किस में कन्वर्ट होता है, और प्यूपल स्टेज में कन्वर्ट होता है। तो नेक्स्ट जो मोल्टिंग होगी उस मोल्टिंग के थ्रू ये किस में डेवलप होगा, प्यूपा में। तो फर्स्ट जो स्टेज होती है वो कौन सी है, एग स्टेज है। देन जो आती है ये क्या आती है, लार्वा स्टेज है। और इसके लार्वा को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर लार्वा ही जो होता है वो अपनी बॉडी के चारों ओर अपनी सलाइवा से एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर लेता है धीरे धीरे, और उस लेयर को हम क्या बोल देते हैं, कोकुन बोलते हैं। तो कोकुन किस स्टेज में डेवलप होता है, लार्वा स्टेज में डेवलप होता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फ्रॉम कोकून, कोकून से जो रेशम है उसको निकालने की क्रिया क्या बोली जाती है? तो कोकून से जो रेशम है इसको निकालने की जो इस प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है स्टिफलिंग। यहाँ पर हम तीन प्रोसेसेस की बात करते हैं, स्टिफलिंग, रीलिंग एंड स्पिनिंग। तो जनरली क्या किया जाता है, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे बात करी कि जो कोकून है वो कैटरपिलर के थ्रू अपने माउथ के अराउंड सेल्वरी ग्लैंड के थ्रू जो मुख ग्रंथि होती है उसके थ्रू बनाई गई एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो उस स्टेज में ये क्या करता है, अपनी बॉडी को कोकून से कवर कर लेता है और वो ही कोकून क्या होता है, एक सेरी जो हमारा सिल्क थ्रेड है वो कहा जाता है। अब इस कंडीशन में यानी कि कोकून स्टेज में ही इसको क्या कर दिया जाता है, गर्म पानी में डाल दिया जाता है। जो कोकून होता है उसको या तो हम गर्म पानी में डाल सकते हैं या डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, तेज धूप में रख सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, फ्यूमिगेशन यानी कि आग जलाकर इसको तेज धुआं में क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो जीव होता है उस जीव को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये नेक्स्ट मोल्टिंग कर लेता है, नेक्स्ट मोल्टिंग यानी कि अगर ये किस में डेवलप हो जाता है, प्यूपा में, तो ये क्या कर देगा, प्यूपा अपने कोकून के शेल को दांतों से कुतर कर बाहर निकलने की कोशिश करता है और ये धागा जो होता है वो टूट जाता है। तो इसी कंडीशन में यानी कि कोकून ड्यूरेशन में ही क्या कर दिया जाता है, इसको या तो गर्म पानी में या फिर आग में यानी कि धुएं में क्या कर दिया जाता है, रखा जाता है, जिससे कि अंदर का जो एनिमल है यानी कि जो जीव होता है, ऑर्गेनिस्ट, वो डेथ हो जाता है। और उस कंडीशन में क्या कर लिया जाता है, इससे थ्रेड ले लिया जाता है। तो उस थ्रेड को लेने का प्रोसेस क्या बोला जाता है, स्टिफलिंग बोला जाता है। स्टिफलिंग यानी कि जब हम उसको गर्म पानी में से निकाल रहे हैं, देन इसको क्या कर लिया जाता है कि उसको जो सूत का धागा होता है यानी कि तार को लपेट लिया जाता है, धागे को लपेट लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रीलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पेब्रिन रोग डिसीज। ये सिल्क वर्म में, जो हमारा सिल्क वर्म है उसमें होने वाली डिसीज है जिसको क्या कहा जाता है, पेब्रिन। जो सिल्क वर्म है उसमें दो डिसीज होती हैं, एक डिसीज होती है प्रोटोजोआ के थ्रू, और वो प्रोटोजोआ के थ्रू होने वाली डिसीज कौन सी है, पेब्रिन डिसीज है। सेकेंड जो डिसीज होती है वो किसके थ्रू होती है, फ्लू फ्लाई के थ्रू होती है, यानी कि जो मक्खी है उसके थ्रू होती है, और उस डिसीज का नाम क्या है, मैगट, मैगट डिसीज। तो सिल्क वर्म में दो डिसीज होती हैं जनरली, एक होती है प्रोटोजोआ के थ्रू जिसे पेब्रिन डिसीज कहा जाता है, और दूसरी किसके थ्रू होती है, फ्लाई के थ्रू होती है, और वो कौन सी कही जाती है, मैगट डिसीज कही जाती है। नेक्स्ट, प्रॉन। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो एनिमल कल्चर किए जा रहे हैं उनका हमें बेसिक क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। जो प्रॉन है ये अगेन ऑर्थोपोडा का मेंबर है। अगर हम हमारे सिलेबस को देखें, उस सिलेबस में हमारे पास क्या है, सेरीकल्चर, लेग कल्चर, प्रॉन कल्चर और एपीकल्चर। ये चारों के चारों मेंबर किससे बिलोंग करते हैं, फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं। इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं तो आपका जो एपीकल्चर है, इसके अलावा एपीकल्चर, और साथ में हम कहें सेरीकल्चर, और हम कहते हैं लेग कल्चर, इन तीनों के जो एनिमल हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, वो क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं। तो चार एनिमल है ऑर्थोपोडा के जिनका क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है, और उनमें से एक कौन आता है, प्रॉन, जिसका कॉमन नेम क्या कहा जाता है, पेलिमोन या झींगा मछली। और ये अगर हम बात करें तो ये हमारे किसमें, ऑर्थोपोडियम में, किसका, क्रस्टेशिया का मेंबर है। डेकापोडा और इंसेक्टा भी क्या है, ऑर्थो। यहाँ पर अगर हम कहें तो ऑर्थोपोडा तो क्या है, फाइलम। यहाँ पर इंसेक्टा क्लास है, लेकिन
या इसमें सारे के सारे इंसेक्ट यानी कि कीट पतंगे आते हैं। और जो प्रॉन है वो कैसा है, एक एक्वेटिक एनिमल है और इसकी बॉडी के ऊपर क्या पाया जाता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, इसलिए ये किसमें आता है, क्रस्टेशिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, हमें ऐसी क्रॉप का नेम बताना है जो कि क्या होती है, प्रॉन के साथ कल्टीवेटेड की जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं, प्रॉन एक एक्वेटिक एनिमल है, तो प्रॉन का जो कल्चर होता है उसे एक्वा कल्चर भी कहा जाता है। एक्वा कल्चर इट मीन पानी के अंदर जब जीवों को क्या किया जाता है, पाला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एक्वा कल्चर है। अब यहाँ पर एक्वाकल्चर को भी हम दो फॉर्म में करते हैं, मोनोकल्चर एंड पॉलीकल्चर के फॉर्म में। मोनोकल्चर यदि हम वाटर में केवल एक ही जो ऑर्गेनिज्म है उसका कल्चर कर रहे हैं तो वो मोनोकल्चर कहलाता है। लेकिन यदि हम उसी वाटर में एक से ज्यादा एनिमल या क्रॉप का फॉर्मेशन कर रहे हैं या उनकी फसल को डेवलप कर रहे हैं, क्रॉप डेवलप कर रहे हैं, तो वो क्या कहा जाता है, पॉलीकल्चर। तो जो हमारा प्रॉन है, ये प्रॉन जो होता है वो किसके साथ, स्पेशली पेडी फील्ड्स में, यानी कि जो चावल के जो खेत होते हैं वहां पर क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है, और ये पॉलीकल्चर की कैटेगरी में है। अब आता है प्रॉन कल्चर इज द पार्ट ऑफ, जैसे कि अभी मैंने कहा कि प्रॉन कैसा है, एक एक्वेटिक एनिमल है, तो ये किसका पार्ट आता है, ये आता है आपके एक्वाकल्चर का। लेग कल्चर कैसा है, लेग कीट के थ्रू होने वाला है। सेरिकल्चर रेशम कीट के थ्रू होने वाला है, और जो एक्वा एपिकल्चर है ये मधुमक्खी के थ्रू होने वाला कल्चर है। तो प्रॉन जो होता है वो किसमें, पानी में कल्चर किया जाता है, तो ये किसका पार्ट आता है, आपके एक्वा कल्चर का पार्ट आता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आता है सामान्य रूप से पाले जाने वाला झींगा, यानी कि कॉमनली कल्चर प्रॉन कौन सा है। तो यहाँ पर इसकी अगर हम बात करते हैं, लेबियो रोहिता, ये किसी, ये हमारे है फिश, लेबियो रोहिता जो है एक फिश है, कतला भी क्या है, एक फिश है। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है पेनियस मोनोडेना। जैसे कि प्रॉन पेलीमोन इसका कॉमन नेम है, तो जो प्रॉन का साइंटिफिक नेम जो आता है वो आता है मैक्रोबैक्टीरियम रोजनबर्गी, जो कि एक लार्जेस्ट या हम कह सकते हैं जाइंट साइज का प्रॉन होता है, जो कि कल्चर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और उसका साइंटिफिक नेम क्या आता है, मैक्रोबैक्टीरियम रोजनबर्गी। नेक्स्ट आता है लैक इज सिक्रेटेड बाय, इट मींस जो लाख है वो किसके थ्रू सिक्रेट की जाती है, बटरफ्लाई एंड बीटल, ये इसके आंसर नहीं है। यहाँ पर कौन आता है, जो लैक इंसेक्ट है, लाख का कीट ही किसका निर्माण करता है, लैक का निर्माण करता है। नेक्स्ट, द साइंटिफिक नेम ऑफ लैक इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, जैसे रेशम कीट का नाम क्या है, बॉम्बिक्स मोरी, यहाँ पर एपिस इंडिका किसका, हनी बी का नाम है, यहाँ पर पीनियस मोनोडेना किसका नाम है, प्रॉन का कॉमन नेम है, और ये किसका है, सिल्क वर्म का। तो यहाँ पर लेसिफर लेका किसका आता है, लेक इंसेक्ट का नेम है, और इसका सेकेंडरी जो नेम कहा जाता है इसी को टर्केडिया लेका भी कहा जाता है। लेक इंसेक्ट का जो सेकेंडरी नेम आता है वो क्या आता है, टर्केडिया लेका। तो आपको ऑप्शन में लेसिफर लेका या टर्केडिया लेका दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। नेक्स्ट, लेक इंसेक्ट का फूड क्या है, यानी कि जो लाख का कीट है वो भोजन के रूप में किसको लेता है। तो यहाँ पर जो लेक इंसेक्ट है वो जो प्लांट की छोटी छोटी जो टहनियां होती हैं जो कि नीचे गिरी हुई होती है, यानी कि
पेड़ से नीचे गिरी हुई होती है, उन पर रेंग कर क्रॉल करके क्या करता है, चढ़ जाता है। तो स्पेशली वो किसको एज अ फूड यूज करता है, फ्लोएम सैप को फूड के रूप में यूज करता है। नेक्स्ट आता है कुसुम, पलाश, बेर। तो जैसे कि हमने सेरिकल्चर में देखा कि जो सेरिकल्चर है, रेशम का जो कीट है, वो किसको, मलबरी को, यानी कि जो शहतूत के पेड़ होते हैं उसकी पत्तियों को फूड के रूप में यूज करता है। इसी तरीके से जो लैक इंसेक्ट है, लाख का जो कीट होता है, वो स्पेशली किन किन पे, कुसुम, पलाश, जो बेर के जो पेड़ होते हैं उनकी टहनियों को एज अ फूड के रूप में यूज करता है। तो ये सभी क्या आते हैं, हमारे लाख के पोषक पौधे आते हैं, यानी कि उनको फूड प्रोवाइड करने वाले होते हैं। नेक्स्ट, शेलिक लैक इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो जैसे कि अगर हम लैक कल्चर की बात करते हैं, तो लाख का जो कीट होता है ये क्या करता है, अपनी बॉडी के, स्पेशली इसमें कौन होती है, फीमेल होती है, जो अपनी बॉडी के जो पिछला भाग होता है उसे क्या करती है, एक लिक्विड सिक्रेट करती है जो कि उनकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए होता है, और अपनी पूरी बॉडी को क्या कर लेती है, उससे कवर कर लेती है। तो वो जो मटेरियल होता है, यानी कि लिक्विड जो है, एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो जाता है, धीरे धीरे ड्राई हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाख में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो लाख होती है स्टार्टिंग में जो बनी है, वो तो हमारे पास क्या होती है, इमेच्योर लैक होती है। जब ये ड्राई हो जाती है, प्रॉपर हार्वेस्ट हो जाती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, परिपक्व या मैच्योर लाख में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस लाख को क्या करते हैं हम, अलग अलग फॉर्म में, यानी कि क्योंकि इस लाख में क्या हो सकता है, उस स्टिक को हम क्या कर रहे हैं, हम कलेक्ट कर लेते हैं। उस कंडीशन में वो क्या बोली जाती है, ब्रूड स्टिक, यानी कि पेड़ की ऐसी टहनी जिस पर क्या लगी हुई होती है, लाख की लैक इंसेक्ट होते हैं, उसके लार्वा होते हैं, ये सारे अरेंज होते हैं, तो वो जो पूरी स्टिक है वो क्या बोली जाती है, ब्रूड स्टिक लैक बोली जाती है। अब हम कुरच कर क्या करते हैं, इस पर से लाखों को हटा लेते हैं और इसको एक थैले में क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद हमें धीरे धीरे इसको पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद जो नीचे हमें कलेक्ट होता है फिल्टर्ड के फॉर्म में, तो वो छनित होती है, वो हमारी क्या होती है, लाख होती है, और कुछ क्या होती है, इम्प्योरिटीज के फॉर्म में भी थैले के अंदर रह जाती है। तो जो हमारी जो शैलिक लैक होती है वो हमारी कौन सी है, प्रोसीड लैक होती है, जिसको हमने क्या किया है, कलर देके, स्टेन देकर क्या किया है, फॉर्म्ड किया है। तो लाख हमें जो होती है अलग अलग फॉर्म में, रॉ लैक, रॉ लैक यानी कि जब हम टेनिस पर से जो लैक ले रहे हैं, वो स्टार्टिंग में हमें जो लैक मिलती है वो किसके रूप में मिलती है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में मिलती है, कणों के रूप में मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीड लैक बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया ब्रूड स्टिक, यानी कि जब हमने क्या किया है कि जो लाख का इंसेक्ट है, छोटी छोटी बेर के, कुसुम के, जो प्लांट की टहनियां हैं उनके ऊपर रहता है, लिव करता है, और उनके चारों ओर क्या करता है, लाख का सिक्रेशन करता है। तो वो जो स्टिक होती है, वो स्टिक क्या होती है, उस पर लगी हुई लैक स्टिक लैक होती है। और साफ प्रोसेस्ड करके जो हम लैक लेते हैं वो कौन सी होती है, हमारी शैलिक लैक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक इज यूज। तो आपने कॉमनली देखा है लाख का यूज हम बहुत सारे रूप में करते हैं, क्योंकि जो लाख होता है उससे हमें रेजिन भी मिलता है, कलर भी मिलता है। तो हम इसका वार्निशिंग के फॉर्म में, पॉलिशिंग के लिए, कॉस्मेटिक यानी कि जो बैंगल्स वगैरह बनती हैं, और बहुत सारे जो हम कह सकते हैं ज्वेलरीज भी जो लाख से बनाई जाती है, तो इन सभी रूपों में हम क्या करते हैं, लाख का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है द लेग इंसेक्ट बिलोंग टू ऑर्डर। ये मैंने आपको अभी बताया था कि जो ऑर्थोपोडा है उनमें अगर हम बात करते हैं रेशम कीट की, तो वो किससे बिलोंग करता है, रेशम कीट बिलोंग करता है लेपिडोप्टेरा से। इट मींस सिल्क वर्म। सिल्क वर्म जो होता है वो किससे बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है। और जो लेग इंसेक्ट है वो किससे बिलोंग करता है,
हेमिप्टेरा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, जो लेग इंसेक्ट है उसका स्पेशली एनिमी कौन है? तो यहाँ पर बीटल्स उसके क्या आ जाते हैं? बीटल एंड मॉथ इसके क्या है? एनिमीज कहे जाते हैं। अब आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मीनिंग, तो जो सिल्क वर्म है ये क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। जो फिश है ये क्या बोला जाता है? ये आपका पिसीकल्चर बोला जाता है। हनी बी, लेग इंसेक्ट का कल्चर क्या बोला जाता है आपको? लेग कल्चर। तो हनी बी का कल्चर क्या बोला जाता है आपको? एपीकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन बी, जो एपीकल्चर है उसमें जो हनी बी है यानी कि 4 डिफरेंट हनी जो होती है, हनी बी जो होती है वो मतलब कि क्या करती है? शहद या उनका कल्चर किया जाता है, जिसमें आती है एपिस मिलीफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा एंड एपिस फ्लोरी। इनमें एपिस जो इंडिका है ये कौन सी आती है? ये इंडियन बी के रूप में आती है। अब हम इसके लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं, तो जो रानी मधुमक्खी है, अगर आपने इसका हनी बी के लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं, तो जो हनी बी की कम्युनिटी है, हनी बी क्या है? एक सोशल ऑर्गेनिज्म है। और इसकी कम्युनिटी में अगर हम देखें तो इसकी कम्युनिटी में फीमेल जो होती है वो रानी है, और साथ के साथ क्या होती है? वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स भी सारी क्या है? फीमेल है, लेकिन वो क्या है? स्टरलाइज्ड है, इट मींस बंधे मादाएं होती हैं। और कौन होता है इसमें? ड्रोन मेल होता है। जो रानी है वो क्या करती है? वो 2 तरह के एग प्रोड्यूस करती है, उनको हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड। क्योंकि जो हनी बी है उसकी पूरी की पूरी कम्युनिटी में केवल जो फीमेल रानी ही होती है, यानी कि क्वीन जो होती है वो ही क्या कर सकती है? पूरी हनी बी की कम्युनिटी को डेवलप कर सकती है। जो वर्कर्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? स्टरलाइज्ड है। वो कम्युनिटी, नई कम्युनिटी, या हम ये कह सकते हैं नई हनी बी का बी हाइव डेवलप नहीं कर सकते। तो वहां पर केवल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी किसके पास है? फीमेल, यानी कि हम कह सकते हैं रानी मधुमक्खी के पास और ड्रोन के पास। तो यहाँ पर जो रानी मधुमक्खी है वो किससे डेवलप होती है? ये डेवलप होती है फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। नेक्स्ट, प्रॉन का जो लार्वा है, तो प्रॉन का लार्वा है उसे क्या बोला जाता है? जोया लार्वा बोला जाता है। अब रानी मधुमक्खी, द मेन फंक्शन ऑफ क्वीन बी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हनी बी का जो बी हाइव होता है उस पर केवल जो हम कह सकते हैं कि पूरी कम्युनिटी डेवलप करने का फंक्शन केवल किसका होता है? वो क्वीन का होता है। तो यहाँ पर उसका वर्क क्या आता है? केवल लेइंग एग आता है। बाकी का क्लीनिंग, गार्ड, जो गार्ड करना या नेक्टर कलेक्ट करना, ये तीनों के तीनों जो फंक्शन है ये किसके होते हैं? वर्कर के। और वर्कर कौन होती हैं? फीमेल हनी बी ही होती हैं, लेकिन वो सारी की सारी कैसी होती है? स्टरलाइट होती है। नेक्स्ट आता है हनी इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो हनी सभी ने टेस्ट किया हुआ है, कैसा होता है? स्वीट होता है। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट किसका होता है? शुगर का। नेक्स्ट आता है रॉयल जेली इज सिक्रेटेड। तो जैसे कि हम हनी बी के लाइफ साइकिल में बात करते हैं कि जो प्रोड्यूस है, रिप्रोडक्शन है, वो केवल किसके पास है? क्वीन के पास है। जो क्वीन बी है वो ही क्या कर सकती है? रिप्रोड्यूस कर सकती है। और वो जब एग देती है तो उनमें कुछ फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग है। तो कम्युनिटी में जब क्या हो रहा है कि नई क्वीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो वर्कर होते हैं वो वर्कर क्या करते हैं कि उन एग में से डेवलप जो लार्वा होते हैं उन लार्वा को क्या किया जाता है? रॉयल जेली का फूड प्रोवाइड करते हैं।
और वो रॉयल जेली किनके थ्रू डेवलप की जाती है? वो डेवलप की जाती है फ्रॉम द वर्कर बी। तो रॉयल जेली का फूड क्या किया जाता है? केवल स्पेशलाइज लार्वाओं को ही प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उनसे कौन डेवलप हो? क्वीन बी डेवलप। अदरवाइज नॉर्मल जो लार्वाज होते हैं, यानी कि अदर जो लार्वा है, कि अगर बी हाइव पर केवल वर्कर डेवलप करने हैं, तो केवल नॉर्मल बी ब्रेड का ही क्या किया जाता है? फूड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर क्वीन पर, जो पहले वाली क्वीन है उसकी डेथ होने वाली है, या फिर हम कह सकते हैं वो ओल्ड एज हो गई है, तो वो क्या सिक्रेट करती है? फिरोमोन सिक्रेट करती है, जिससे वर्कर जो बीज होती है उनको सिग्नल मिलता है, और उस सिग्नल से वो क्या करने लग जाते हैं? जो कुछ लार्वाज होते हैं उनको स्पेशलाइज क्या करते हैं? रॉयल जेली का फूड देते हैं। और वो रॉयल जेली किनके? कि जो हमारी वर्कर बीज होती है, इनके थ्रू ही, माउथ के थ्रू सिक्रेट किया जाने वाला प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट आता है कि मधुमक्खियों में जो बैक्टीरियल डिसीज है वो क्या है? तो यहाँ पर जो ब्रूड है वो क्या करता है? इनमें डिसीज कॉज करता है। अब आता है द बी हाइव मेड बाय ह्यूमन इज कॉल्ड, कि मधुमक्खियों के थ्रू जो क्या किया जाता है? छत्ता बनाया जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, ट्रीज होती हैं, वहां पर क्या करती है मधुमक्खी? छत्ते बनाती है। तो वो एक नेचुरल बी हाइव है। जो ह्यूमन होता है उसके थ्रू जो बनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? फ्रेम हाइव कहा जाता है। ये डायग्राम है एक फ्रेम हाइव का, जिसमें क्या किया जाता है कि अलग अलग हाइव बॉडीज लगी हुई होती हैं, जिनमें आने के लिए और जाने के लिए क्या लगा हुआ होता है? ये क्वीन एंट्रेंस भी होता है और एक्सक्लूडर भी होता है, जिससे क्या करते हैं? वर्कर्स बाहर निकलते हैं, शहद कलेक्ट करने जाते हैं एंड वापस इस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट, एपिस डोर्सेटा। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा, एपिस इंडिका, एपिस मिलीफेरा, एपिस फ्लोरी, ये सारी क्या है? डिफरेंट हनी बी की वेराइटीज है। तो इनमें एपिस डोर्सेटा जो होती है वो एक तरीके से क्या है? वो रॉक बी कही जाती है। जाइंट बी कहते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि इनको कल्चर करना बहुत इजी नहीं होता है। नेक्स्ट आता है बी आर हेल्पिंग। तो बी, हनी बी आपने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो पॉलिनेशन है, प्लांट पॉलिनेशन कौन करती है? बीज करती हैं। सीड फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। इसके साथ साथ यील्ड इंक्रीजिंग, यानी कि अगर शहद डेवलप हो रहा है तो प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। नेक्स्ट, बी वैक्स इज यूज। तो आपने देखा है कि वैक्स जो होता है बहुत सारे यूजेस में आता है, कैंडल मेकिंग में भी, कॉस्मेटिक्स में भी, इवन सभी में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, प्रॉन किस फाइलम का मेंबर है? तो आप देखेंगे कल्चर हम किस किस का करते हैं? मोलस्कन मेंबर्स का करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? पर्ल कल्चर करते हैं। और जो प्रॉन आता है वो किसका आता है? फाइलम ऑर्थोपोडा का मेंबर है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज हमारे ये इस यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। आई होप ये आपके एग्जाम्स के लिए, आपके लिए यूजफुल रहे। थैंक यू।